जरा सोचिए, किसी के साथ कोई गंभीर अपराध होता है। वो व्यक्ति हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन जाता है अपनी शिकायत दर्ज कराने, लेकिन किसी भी वजह से पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। हाँ, ये बहुत होता है। अब वो इंसान क्या करे, कहाँ जाए? ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी एकदम बेबस महसूस करा सकती है। और यहीं पर हमारी कानूनी व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता देती है। अच्छा। यहीं पर मजिस्ट्रेट की भूमिका सामने आती है और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की एक खास धारा 156(3। बिल्कुल, धारा 156(3। सरल शब्दों में कहें तो ये मजिस्ट्रेट को दी गई एक असाधारण शक्ति है। अगर पुलिस ना सुने तो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाओ। हाँ, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि शिकायत में कोई सच्चाई है तो वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने का आदेश दे सकता है। ये पीड़ित के लिए न्याय का दरवाजा खटखटाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। बिल्कुल। और आज हम इसी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती एक कानूनी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारी चर्चा का केंद्र है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला, नाहानी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2025। जी। ये फैसला एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम सवाल का जवाब देता है। और वो सवाल क्या है? कि अगर मजिस्ट्रेट किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दे तो क्या वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगने वाला है उस आदेश को फौरन अदालत में चुनौती दे सकता है? ये सवाल सिर्फ कानूनी दांव-पेच का नहीं है। नहीं, बल्कि ये न्याय की प्रक्रिया की गति, संतुलन और इस बात से भी जुड़ा है कि सच्चाई का पता लगाने की यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले नाहानी मामले के तथ्यों को समझते हैं। आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा? मामला बहुत सीधा साधा है, जैसा कि अक्सर ऐसे मामले होते हैं। धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दिया। ठीक है। उनका आरोप था कि नाहानी और 5 अन्य लोगों ने उनके साथ कोई संज्ञेय अपराध किया है। एक मिनट, आपने कहा संज्ञेय अपराध। ये एक कानूनी शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका ठीक मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, संज्ञेय अपराध यानी एक ऐसा गंभीर अपराध जैसे हत्या या डकैती। हाँ, जैसे कि हत्या, बलात्कार, डकैती या गंभीर मारपीट। इसमें पुलिस को यह अधिकार होता है कि वो बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। और असंज्ञेय? वो कम गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को जांच या गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत होती है। तो मंजू का आरोप एक गंभीर प्रकृति का था। समझ गए। तो उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया, फिर मजिस्ट्रेट ने क्या किया? तो 3 नवंबर 2023 को मजिस्ट्रेट ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया। अच्छा। मजिस्ट्रेट को पहली नजर में लगा कि हाँ, मामले में जांच की जरूरत है। इसलिए उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि वो नानहदी और बाकी 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और मामले की निष्पक्ष जांच करे। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश दे दिया। आमतौर पर तो यहीं से पुलिस का काम शुरू हो जाता है। हाँ, होना तो यही चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी में कानूनी मोड़ आता है। क्या हुआ? नानहदी और अन्य लोगों को जैसे ही इस आदेश के बारे में पता चला, उन्होंने जांच शुरू होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश की। अरे! उन्होंने मजिस्ट्रेट के इस आदेश को रद्द करवाने के लिए सीधे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मतलब उन्होंने पुलिस के आने का इंतजार ही नहीं किया, सीधे वकीलों के पास पहुंच गए? जी हाँ। उन्होंने उच्च न्यायालय में क्या दाखिल किया? उन्होंने एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका यानी क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन दायर की। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये एक तरह की अपील है? ये अपील से थोड़ा अलग है। देखिए, अपील में आप पूरे मामले के तथ्यों और सबूतों पर दोबारा विचार करने को कहते हैं। अच्छा। लेकिन पुनरीक्षण याचिका में आप ऊपरी अदालत से ये अनुरोध करते हैं कि वो निचली अदालत के आदेश की कानूनी वैधता की जांच करे। कि कोई कानूनी गलती तो नहीं हुई? हाँ, क्या आदेश देते समय कोई कानूनी गलती तो नहीं हुई? क्या प्रक्रिया का पालन सही से हुआ? तो नाहानी का तर्क था कि मैजिस्ट्रेट का आदेश ही कानूनी रूप से गलत था। उनका मकसद साफ था, एफआईआर दर्ज ही ना हो और कोई जांच शुरू ही ना हो पाए। ये तो काफी दिलचस्प है। मामला पुलिस की डायरी में दर्ज होने से पहले ही अदालत की फाइल में पहुंच गया। बिल्कुल। तो फिर 9 दिसंबर 2025 को जब ये मामला उच्च न्यायालय के सामने आया तो अदालत ने क्या फैसला सुनाया? उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? और सिर्फ खारिज नहीं किया, बल्कि ये कहते हुए खारिज किया कि ये याचिका पोषणीय नहीं है, नॉट मेंटेनेबल। पोषणीय नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या अदालत ने ये कहा कि नाहानी के तर्क में दम नहीं है? नहीं, इससे भी एक कदम पहले की बात है। अच्छा।
जब अदालत कहती है कि कोई याचिका पोषणीय नहीं है, तो इसका मतलब है कि अदालत मामले के गुण दोष पर, मतलब मेरिट्स पर विचार ही नहीं करेगी। वो ये देखेंगे ही नहीं कि कौन सही है कौन गलत। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि नहानी सही कह रहे हैं या मंजू। अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिका इस स्टेज पर कानून के तहत दायर ही नहीं की जा सकती। मतलब याचिका को दरवाजे पर ही रोक दिया। एकदम सही। उसे अंदर आने की इजाजत ही नहीं दी। अच्छा, तो यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। याचिका पर विचार ही क्यों नहीं किया गया? पहली नजर में तो ये बड़ा अनुचित लगता है। अगर अदालत आपके खिलाफ कोई आदेश दे रही है, भले ही वो सिर्फ जांच का हो, तो आपको उसे चुनौती देने का अधिकार तो होना ही चाहिए। हाँ, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ लगता है ना? बिल्कुल। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और यही इस पूरे फैसले का सार है। तो अदालत ने ऐसा क्यों किया? देखिए, उच्च न्यायालय ने यहाँ कोई नया नियम नहीं बनाया। उन्होंने पूरी तरह से 2010 के एक बहुत मजबूत और बाध्यकारी प्रेसिडेंट पर भरोसा किया। एक साने पर? जी हाँ, ये साने था फादर थॉमस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिया गया फुल बेंच का फैसला। फुल बेंच मतलब कई जजों की बेंच? हाँ, कई जजों की एक बड़ी बेंच, जिसका फैसला उसी अदालत की छोटी बेंचों के लिए मानना अनिवार्य होता है। तो मतलब अदालत ने नहानी के केस को सुनने से पहले एक पुरानी केस की किताब खोली? आप ऐसा कह सकते हैं। ये दिलचस्प है। उस फादर थॉमस मामले में ऐसा क्या था कि 15 साल बाद भी उसका इतना असर है? फादर थॉमस मामले ने दो बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए थे। अच्छा, जिन्हें नहानी मामले में सिर्फ दोहराया गया है। वो दो सिद्धांत क्या थे? पहला सिद्धांत आदेश के स्वरूप से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि धारा 156(3) के तहत दिया गया आदेश अंतर्वर्ती यानी इंटरलॉकेटरी प्रकृति का होता है। अंतर्वर्ती या इंटरलॉक्यूटरी, ये फिर से एक भारी भरकम कानूनी शब्द लगता है। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है बीच का आदेश। बीच का आदेश? हाँ, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है जो किसी को दोषी या निर्दोष ठहरा रहा हो। ये तो बस प्रक्रिया के बीच का एक कदम है। ये सिर्फ जांच शुरू करने का एक निर्देश है। मतलब ये अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा की शुरुआत है। बिल्कुल। और कानून, विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 397(2) ऐसे बीच के यानी अंतर्वर्ती आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने पर साफ तौर पर रोक लगाती है। तो क्या ये कुछ ऐसा है जैसे फुटबॉल मैच में रेफरी खेल शुरू करने के लिए सीटी बजाता है? आप ये कहकर अपील नहीं कर सकते कि सीटी क्यों बजी, आपको पहले मैच खेलना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। आप मैच के नतीजे को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन मैच शुरू करने के फैसले को नहीं। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आपने बिल्कुल सही और सटीक उदाहरण दिया। कानून बनाने वालों ने ये नियम सोच समझकर बनाया था। इसका मकसद क्या था? मकसद था कि हर छोटे मोटे आदेश को लेकर मामले सालों तक ऊपरी अदालतों में नाटके रहें, वरना मुख्य केस कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा। अगर हर जांच के आदेश को चुनौती दी जाने लगी तो कोई भी जांच कभी समय पर शुरू ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये तर्क तो समझ में आता है कि सिस्टम को जाम होने से बचाना है। ये तो हुआ पहला सिद्धांत। दूसरा क्या था? दूसरा सिद्धांत और भी ज्यादा मतलब सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये अभियुक्त के दर्जे यानी स्टेटस ऑफ द एक्यूज से जुड़ा है। फादर थॉमस केस ने स्पष्ट किया कि जब मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत आदेश देता है तो उस चरण में जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ है वो कानूनी तौर पर अभियुक्त बना ही नहीं है, वो सिर्फ एक प्रस्तावित अभियुक्त है। रुकिए, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब भले ही उनका नाम शिकायत में है और मैजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है, फिर भी अदालत की नज़र में वो अभी तक अभियुक्त नहीं है। नहीं है। ये तो बहुत महीन लकीर है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण लकीर है। देखिए, मजिस्ट्रेट का आदेश सीधे तौर पर पुलिस को दिया गया है, नानी या अन्य लोगों को नहीं। अच्छा। आदेश ये है कि पुलिस, तुम इस मामले में एफआईआर दर्ज करो और जांच करो। ये आदेश उन लोगों को ये नहीं कह रहा कि तुम अदालत में हाजिर हो। तो अदालत ने अभी तक मामले का संज्ञान नहीं लिया है? एग्जैक्टली। अदालत ने अभी तक अपराध का औपचारिक रूप से संज्ञान, कॉग्निजेंस नहीं लिया है। संज्ञान लेना, इसका क्या मतलब है? संज्ञान लेने का मतलब है कि अदालत पहली बार मामले पर न्यायिक रूप से अपना दिमाग लगाती है और ये तय करती है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं। और उसके बाद ही समन या वारंट जारी होता है? हाँ, उसी के बाद, जिसे प्रोसेस इशू कहते हैं, जब तक अदालत संज्ञान लेकर व्यक्ति को समन नहीं करती तब तक वो व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि आदेश पुलिस को दिया गया था, न कि नहानी को,
इसलिए नहानी के पास उसे चुनौती देने का कोई कानूनी आधार ही नहीं था। ठीक है, ही बात है। ये कुछ ऐसा है कि आप अपने पड़ोसी को भेजे गए एक पत्र पर आपत्ति नहीं जता सकते। सही पकड़ा है। कानूनी भाषा में इसे लोकहिस्टांडी या कानूनी अधिकार कहते हैं। चूंकि प्रस्तावित अभियुक्तों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई औपचारिक कानूनी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, इसलिए उनके पास जांच के निर्देश को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है। ठीक है, अब ये कानूनी तर्क बिल्कुल साफ हो गया है, लेकिन चलिए अब इसके व्यवहारिक परिणामों पर बात करते हैं। जरूर। नहाने जैसी स्थिति में फंसे किसी व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है? अगर वो इस शुरुआती आदेश को चुनौती नहीं दे सकते, तो क्या उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या होता है? ये फैसला न्याय के दरवाजे बंद नहीं करता, बस ये बताता है कि कौन सा दरवाजा किस समय खुलेगा। अच्छा। जांच आगे बढ़ेगी, पुलिस सबूत इकट्ठा करेगी, गवाहों से बात करेगी, और उसके बाद दो मुख्य संभावनाएं हैं। क्या है वो? हो सकता है पुलिस को जांच में कोई सबूत ना मिले और वो मामले में अंतिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस बंद कर दे। तब तो मामला वहीं खत्म। हाँ, तब तो मामला वहीं खत्म हो गया और व्यक्ति का नाम साफ हो गया। और दूसरी संभावना? लेकिन अगर जांच के बाद पुलिस को सबूत मिलते हैं और वो अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है, तब जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ वास्तविक कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। तब अदालत संज्ञान लेगी, समन जारी करेगी। और उस स्टेज पर उनके पास क्या अधिकार होंगे? उस समय उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने और पुलिस द्वारा पेश किए गए हर सबूत को चुनौती देने के कई अवसर होंगे। जैसे कि वो डिस्चार्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं, ट्रायल का सामना कर सकते हैं, अपने गवाह पेश कर सकते हैं, मतलब पूरा मौका मिलेगा। ये फैसला बस न्याय प्रणाली को पहले ही कदम पर रुक जाने से रोकता है। ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा करता है ना? बिल्कुल। एक तरफ आप मंजू जैसे वास्तविक पीड़ितों को बिना किसी देरी के न्याय दिलाना चाहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ नहानी जैसे व्यक्ति का क्या, जिसे पूरा यकीन हो सकता है कि शिकायत झूठी है। हाँ, और उसे अब एक तनावपूर्ण जांच से गुजरना होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये फैसला एक दोधारी तलवार की तरह है। इसे थोड़ा और खोलिए। दोनों पक्षों के लिए इसका क्या मतलब है? पहले शिकायतकर्ता के नजरिए से देखते हैं। जैसे इस मामले में मंजू, उनके लिए ये एक बड़ी राहत है। कैसे? ये सुनिश्चित करता है कि जब मजिस्ट्रेट को शिकायत में दम लगता है तो जांच बिना किसी शुरुआती कानूनी अड़चन के शुरू हो सकती है। पहलू देखते हैं। अब उस व्यक्ति के नजरिए से देखिए जिसके खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ है। उनके लिए बेहद अनुचित लग सकता है। स्वाभाविक है। हो सकता है कि उन्हें पूरा यकीन हो कि शिकायत झूठी है, मनगढ़ंत है या किसी पुरानी दुश्मनी के चलते की गई है। ऐसी स्थिति में तो ये बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बहुत। ऐसी स्थिति में यह फैसला उन्हें मामले को शुरू में ही कानूनी रूप से खत्म करने से रोकता है। उन्हें एक लंबी, तनावपूर्ण और कभी-कभी महंगी जांच प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। और कभी-कभी तो प्रक्रिया ही सजा बन जाती है ना? बिल्कुल। जैसा कहा जाता है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। भले ही बाद में वो निर्दोष साबित हों। तो हमारी कानूनी प्रणाली ने एक तरह से ये फैसला कर लिया है कि वो जांच शुरू करने को प्राथमिकता देगी, भले ही इससे किसी निर्दोष व्यक्ति को कुछ समय के लिए परेशानी हो। बिल्कुल। इस प्रेसिडेंट के माध्यम से यही स्थापित किया गया है। इसके पीछे का तर्क ये है कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसका पता लगाने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ही जांच है। और जांच का काम पुलिस का है। हाँ, अगर आप उस प्रक्रिया को शुरू होने से पहले ही रोक देंगे तो सच तक पहुंचने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। अभियुक्तों के लिए सुरक्षा उपाय, जिन्हें सेफगार्ड्स कहते हैं, वो प्रक्रिया में बाद में आते हैं, जब चुनौती देने के लिए कुछ ठोस आधार होता है। हाँ, जैसे कि पुलिस की चार्जशीट और उसमें दिए गए सबूत। तो संक्षेप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाहनी मामले में फैसला एक बहुत पुराने और स्थापित नियम की पुष्टि करता है कि धारा 156(3) के तहत पुलिस को सिर्फ जांच शुरू करने का जो आदेश मजिस्ट्रेट देता है, उसे शिकायत में नामित व्यक्ति एक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। उनके लिए कानूनी दरवाजे बाद में खुलते हैं, शुरुआत में नहीं। एकदम सही। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि एफआईआर सच्चाई की खोज की यात्रा की शुरुआत है, उसका अंत नहीं। बिल्कुल। एफआईआर दर्ज होना किसी के दोषी होने का प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि एक आरोप लगाया गया है जिसकी अब गंभीरता से जांच की जाएगी। सही कहा। और यह हमें विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये फैसला बताता है कि यह नियम सिस्टम को शुरुआती चरण में ही जाम होने से बचाता है, जो कि जरूरी भी है। हाँ, जरूरी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। एक ऐसी प्रणाली में जहाँ जांच कभी-कभी बहुत लंबी, तनावपूर्ण और पक्षपाती भी हो सकती है,
क्या धारा 156(3) के स्तर पर ही झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कोई और तंत्र हो सकता है को बेवजह लंबी जांच का सामना भी ना करना पड़े? ये एक ऐसा संतुलन है जिस पर हमारी न्याय व्यवस्था को लगातार विचार करते रहना होगा।